नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सीटेट अन्य सभी टीटी पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने एक आप लोगों को दिया है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे हल कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 30 नंबर में से 30 नंबर आपके आएंगे। तो चलिए आज हम 11वें प्रश्न से और 20वें प्रश्न तक करते हैं। ग्यारहवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें या पढ़ें। कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। तो इस तरह से आप हल करने की कोशिश कीजिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से मॉडलिंग से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अनुकरण से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अभिसारी चिंतन से संबंधित है। और चौथा है आपका सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविधि चिंतन है। अब इसके ऊपर में आप लोग थोड़ा सा मनन कीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है आपका चौथा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविधि चिंतन है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविधि चिंतन से संबंधित है, क्योंकि सृजनात्मकता बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन में परंपरागत तरीकों से हट करके असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। तो आपको सृजनात्मकता के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपका कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सोच लीजिए। इसका आंसर है आपका तीसरा। इसका आंसर है तीसरा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह आंतरिक क्या है? यह विद्यार्थी की आंतरिक रूप से प्रेरित है। यह विद्यार्थी क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित है। यदि आप कुछ काम को करना चाहते हैं और आपका मन करता है कि मैं इसको लेकर ही रहूंगा, इस काम को करके ही रहूंगा, सीटेट क्लियर करके ही रहूंगा इस बार, तो इसका मतलब है कि आप आंतरिक रूप से क्या हैं? प्रेरित हैं, अपने आप से प्रेरित हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, जो मैंने आपको कहा, तथा इस कार्य को करने से उसे सुख एवं संतोष प्राप्त होता है, तो वह विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या है? अभिप्रेरित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका आंसर सोचेंगे। व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में होता है। पहला है आपका सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र। दूसरा है आपका सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। तीसरा है आपका सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। और चौथा है आपका सीखने के भावात्मक क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सोचिए इसका आंसर कौन सा होगा 13वां का। इसका आंसर है आपका तीसरा। व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है।
व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। जब हम जीन पियाजे का पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता दिया हूं। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार का देखना, अवबोधन करना, समझना तथा अंतर्हित करना ही संज्ञान है, जो आपके मन में होता है। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर सोच लीजिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। खाली स्थान को भरने के लिए ज्यादातर प्रश्न आता है, तो आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। दूसरा है आपका कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। तीसरा है आपका कि विद्यालय का नाम रोशन करने। और चौथा है आपका कि अभिभावकों को संतुष्ट करने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका पहला, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, सृजनात्मकता नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता है। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका आदि उनके कौशल का विकास करती है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है 15वां प्रश्न कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। अब कौन कौन सी गतिविधियां हैं? जैसे समूह में चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका का निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा आपका पहला, कि सामाजिक गतिविधि के रूप में यह अधिगम है। सामाजिक गतिविधि के रूप में यह अधिगम है, जिससे बच्चे सीखते हैं। देखिए, समूह चर्चा में एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, बहुत सारे व्यक्ति होगा। समूह परियोजना, यदि कोई कार्य किया जाएगा तो सब मिलके किया जाएगा। भूमिका का निर्वाह यदि होगा, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ में गतिविधियों के द्वारा होगा। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को दर्शाती हैं, क्योंकि ये गतिविधियां शिक्षार्थियों के समाजीकरण के कौशल का क्या करता है? तो विकास करती हैं। ये कौशल का क्या करती हैं? तो विकास करती हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं, तो वह पहला, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। दूसरा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं। चौथा, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा। आपने भी सोच लिया होगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है शिक्षिका। समावेशी शिक्षा के ऊपर में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो दिया है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको इसका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए, किसी अक्षमता वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ
सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। अतः वह शिक्षिका समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए और आंसर सोच लीजिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। वे शिक्षक को आराम देते हैं। पहला, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। दूसरा, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। तीसरा हो गया। चौथा है आपका कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने सोच लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका आंसर चौथा ही है। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। देखिए, कॉमेनियन के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ कार्य करते हैं क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप इसका उत्तर सोच लीजिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला, सहयोग की नैतिकता। दूसरा, नैतिक तर्कण। तीसरा, नैतिक यथार्थवाद। चौथा, नैतिक दुविधा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, नैतिक तर्कना। अब क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। कोहल वर्ग ने सही और गलत प्रकार के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। विद्यार्थी को पहला, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में सहायता की आवश्यकता है। तीसरा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। चौथा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने सोच लिया होगा। वैसे इसका आंसर है आपका भावात्मक क्षेत्र में। क्यों मैं आपको बता देता हूं। किसी विद्यार्थी का अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार तथा विद्यालय के मानदंडों को ना मानने की आदत उसकी संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शाती है। ऐसे विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने भावना अंदर से ही वो क्या है, सोच लिया है कि हमें इन मानदंडों को नहीं मानना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं। खाली स्थान, दुश्चिंतता क्या है? दुश्चिंता पहला। दूसरा, समाजीकरण। तीसरा, मूल्य द्वंद्व। चौथा, आक्रामकता। क्या है? आक्रामकता। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने वैसे सोच लिया होगा। इसका आंसर है आपका दूसरा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को, जो हमारे छात्र होते हैं,
सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने से सीखना सुगम हो जाता है। सामूहिक गतिविधि जब बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे शिक्षार्थी होते हैं, साथ ही उनका सामाजिकरण भी होता है। समाज के प्रति कैसे भावना रखनी है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षार्थियों में उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिस को 2 बार 3 बार कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।